मित्रों, हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। वर्ष 2024 में आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवीन वर्ष 2024 के जनवरी माह के इस दूसरे रविवार को यानी आज हम लोग पुनः कविता का पक्ष को सुनेंगे। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में आज हम लोग अशोक वाजपेयी जी को फिर से सुनेंगे और यह सुनना हर बार कितने तरह के विचारों को सुनना है, हम इसे भी समझ रहे हैं। हमें मिल रही प्रतिक्रियाएं इसका गवाह हैं। पूर्व में हम लोगों ने आलोचक अरविंद त्रिपाठी जी की एक विस्तृत प्रतिक्रिया सुनी। उसे हमने रविवार्ता के फेसबुक पेज और इसके यूट्यूब चैनल पर भी लगाया। आज भी कुछ ऐसी खास प्रतिक्रियाएं हैं जिन्हें हम इस कार्यक्रम में लगाएंगे। आलोचक और कई दूसरी विधाओं, कहानी, उपन्यास, कविता आदि में सक्रिय महत्वपूर्ण रचनाकार विनोद शाही जी की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही एक विशिष्ट प्रतिक्रिया है। उसे भी हमने इसके रविवार्ता के फेसबुक पेज पर लगाया। आप इसे स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। विनोद शाही लिख रहे हैं, कविता का पक्ष की तीनों कड़ियां सुनी, ऐसे व्याख्यान अशोक वाजपेयी ही दे सकते हैं। यह बात हैरान करने वाली है कि वे कविता के महान सरोकारों की बात करते हुए अपने आसपास के बहुत से स्थापित या कम चर्चित कवियों की कविताओं की इस तरह चर्चा करते हैं, जैसे कि यहां अच्छी कविता ही एकमात्र कसौटी हो और किसका नाम आगे या पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी कोई अहमियत ना हो। दूसरी बात यह गौरतलब है कि कविता के सच और भाषा से अधिक उसके एक खास तरह के व्याकरण को वे हमारे सामने लाते हैं, जिसका संबंध वस्तु जगत के साथ मनुष्य के मानवीय रिश्तों की व्याख्या से भी है। अगली कड़ियों की प्रतीक्षा रहेगी। मित्रों, बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। विनोद शाही जी ने अपनी प्रतिक्रिया में यह बात भी बताई, दर्ज की कि वे इन कड़ियों पर विस्तार से और लिखने जा रहे हैं। तो यह किसी भी श्रृंखला के लिए कितनी महत्व उपलब्धि है कि उसके भीतर विचारोत्तेजक ऐसे कुछ एक तत्व हों जिसके कारण लोग अपनी कलम उठाने के लिए बाध्य हो जाएं। अच्छा लग रहा है कि लोग इन कड़ियों को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। इन कड़ियों को सुनकर विनोद शाही जी इस तरह से प्रभावित हुए कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण मार्मिक कविता भी लिखी। मानवीय संबंधों पर जब अशोक वाजपेयी जी बात कर रहे थे, उस कड़ी को सुनते हुए वे इतने उद्वेलित हुए कि डर, पशुता, मनुष्यता के एक संयुक्त के एक जटिल अनुभवों को मिलाकर एक बेहद प्रासंगिक कविता लिखते हैं, जिनमें पशुओं से अधिक डर हमें मनुष्यों के भीतर पनपती बढ़ती जाती लग रहा है। तो यह कविता भी चूंकि इस कविता के रचाव के पीछे एक कड़ियां बहाना बनी, तो मैं आज उसे भी यहां पर रख रहा हूं और हमने अनुरोध किया विनोद शाही जी को कि वे अपने इस कविता का पाठ भी करें।
हम में से कई जानते हैं कि उन्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। वे एक ऐसे लेखक हैं जो निरंतर लिख रहे हैं, मगर जिन्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आँखों की दृष्टि काफ़ी कमज़ोर हुई है। फिर भी हमने कहा कि आप 3-4 बार उसको पढ़ लें, समझ लें, सुन लें किसी और से और फिर एक खुद पढ़ेंगे, तो हमारे मित्रों को भी अच्छा लगेगा और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने ये हमारा यह अनुरोध स्वीकार किया। तो आइए, उन्हीं की आवाज़ में यह कविता सुनते हैं। जी, स्वागत। बच्चा किसी से नहीं डरता। कविता का शीर्षक है बच्चा किसी से नहीं डरता। बच्चे की खिलौनों की टोकरी में जंगल के पशु हैं। न तो वे ही डरते हैं एक दूसरे से, न बच्चा ही किसी से डरता है। एक एक करके तमाम पशुओं को बच्चा अपनी टोकरी से निकालकर फिर से जमीन पर उतारता है। गाय, ऊंट, जिराफ, हाथी, घोड़े, कुत्ते और बिल्ली जैसे कितने प्यारे पशु हैं उसके पास। शेर, चीते, मगरमच्छ, छिपकली, सांप और बिच्छू जैसे उतने ही खतरनाक भी। मगर कोई किसी को डराता नहीं, हमला तो बिल्कुल नहीं करता। जमीन पर आते ही पशु उछलने लगते हैं, लोट-पोट होते, लुढ़कते और पलट जाते हैं। हैरत अंगेज कलाबाजियां करते करतब दिखाते हैं। खुश है बच्चा, हंसती है मां। गुरूर से ऐंठते पशु गर्दन उठाकर थोड़ा उचक जाते हैं। खतरनाक जीव अचानक मुंह खोलते हैं, दांत दिखाते हैं, पंजों से उनके तीखे नखसूल बाहर निकल आते हैं। खाने को दौड़ते हैं शेर, चीते, मगरमच्छ। डंसना और डंक मारना चाहते हैं बिच्छू और सांप। सांस रोक कर मां डरने का अभिनय करती है। बच्चा और जोर से हंसता है। जब देखो ऐसे ही झूठ मूठ डरती रहती है मां। बहादुर बच्चा कहता है मां से, देखो मैं किसी से नहीं डरता। पशु पहचान लेते हैं अपनी औकात। लोगों को डराने के लिए बाहर सड़कों पर निकल आते हैं। लौटते हैं बख्तरबंद गाड़ियां, तोपों और टैंकों की तरह। बुला लेते हैं टिड्डियों, भेड़ों, उल्लुओं और बाजों को मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनाकर। समुद्र में युद्धपोत, पनडुब्बी और मोटर बोट बनकर सामने आ जाते हैं तमाम मगरमच्छ, व्हेलें और शार्क। डरने का अभिनय करती करती मां सचमुच डरी हुई लगने लगती है। बच्चा किसी पशु से अब भी नहीं डरता, फिर भी जाने क्यों उसे मां के डरने से डर लगता है।
फिर भी जाने क्यों से माँ के डरने से डर लगता है। तो मित्रों, हमने एक बेहद संवेदनशील भावप्रवण कविता सुनी विनोद शाही जी की। बचपन को लेकर, बच्चों को लेकर पिछली कड़ी में अशोक वाजपेयी जी ने कई बातें की थी। उसी से प्रभावित होकर यह उसके बहाने यह कविता उनसे संभव हुई। और देखिए कितनी बड़ी बात कि माँ जब पशुओं के खिलौने से डरने का अभिनय करती है तो बच्चा खिलखिला रहा है, हँस रहा है। लेकिन जब सचमुच तमाम तरह की हिंसा, युद्ध, आयोजित, प्रायोजित, विनियोजित जैसे कहिए, तो उसके बीच उस हिंसा, प्रतिहिंसा के दौर में जब माँ सचमुच डरने लगती है, तब बच्चा भी डर जाता है। तो यह कविता बचपन की निर्दोषता से शुरू होकर आज के समय की जो एक अनावश्यक हिंसा, प्रतिहिंसा का दौर है, जिसे नहीं होना चाहिए मगर है, और उसके पीछे तमाम लोगों की अपनी दुर्विसंधियां हैं, उसमें माँ और बेटे के इस संयुक्त डर की इस एक बेवता को कवि ने किस तरह से रखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हमें मिली लेखक संपादक महेश चंद्र पुनेठा जी की ओर से, उसे भी सुनते चलते हैं। वे अपनी इस प्रतिक्रिया में क्या, उन्होंने भी मित्रों यह लिखकर प्रतिक्रिया दी। हमने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने उस लिखित नमस्कार। प्रतिक्रिया को वीडियो संदेश में भेजें। गरीवार्ता द्वारा नमस्कार। कविता का पक्ष नाम से एक महत्वपूर्ण कड़ी यूट्यूब चैनल में चलाई जा रही है, जिसमें अशोक वाजपेयी जी कविता के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं। मैंने अब तक तीनों कड़ियाँ सुनी हैं। पहली कड़ी में अशोक वाजपेयी जी ने कविता के विविध पक्षों को लेकर अपनी भूमिका रखी, जो आने वाली कड़ियों का परिचय हमें दे देती है। इस कड़ी में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि अशोक वाजपेयी जी केवल कविता की बात नहीं करते हैं, बल्कि कविता के बहाने आज की राजनीति, धर्म, मीडिया, बाजार और पूंजीवादी व्यवस्था की विसंगतियों और विचलनों पर पूरे साहस के साथ अपनी बात रखते हैं। जब झूठ पूरी ताकत के साथ चारों ओर अंधेरे की तरह फैला हो, तब सच्चाई की बात करना और कविता में उसके रूपायन पर बल देना किसी प्रतिरोध से कम नहीं। अच्छी बात यह है कि अशोक जी सच्चाई और संशयग्रस्तता दोनों की बात एक साथ रखते हैं, जो उनकी वैज्ञानिक सोच को परिलक्षित करता है। उनका तुलसी के रामराज्य की बात करते हुए लोकतंत्र तक आना बहुत प्रासंगिक लगा। इस दौर में सबसे अधिक खतरा वैज्ञानिक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों को ही है। एक तरह से ये कड़ियाँ अपने समय की सभ्यता समीक्षा करते हुए प्रतीत हो रही हैं। अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि सत्य के बिना और भाषा के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूँगा कि साहस के बिना भी कविता संभव नहीं है, और आलोचना तो बिल्कुल भी नहीं। अशोक वाजपेयी जी ने अपने इस वक्तव्य में उस साहस का परिचय दिया है। आज के दौर में इतने साहस के साथ अपनी बात कह पाना मेरी दृष्टि से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह बहुत आसान नहीं रह गया है।
उनकी इस बात से मेरी सहमति है कि कविता को सरलीकरण, साधारणीकरण और समग्रीकरण से बचना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि कविता संशयग्रस्त सत्य की खोज है और यह खोज करते हुए कविता असहयोग भी है और सविनय अवज्ञा भी। काव्य आलोचना में उनकी यह शब्दावली उनके वैचारिक पक्षधरता को भी स्पष्ट कर देती है। पहली कड़ी में जहां अशोक वाजपेयी जी ने कवि कर्म की सैद्धांतिकी को रखा है, वहीं आगामी कड़ी दोनों कड़ियों में वह कवि कर्म के व्यावहारिक पक्ष को उदाहरणों के साथ सामने रखते हैं। यह मुझे सबसे प्रभावित करने वाली बात लगी। अपनी बात को सोदाहरण रखने के चलते कविता को समझने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी कड़ी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इससे यह समझ में आता है कि किसी लिखे हुए में वह कौन सी बात होती है जो उसे कविता बनाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि कविता न केवल बिंबों में होती है, न विचारों में होती है और न केवल भाव में होती है, बल्कि इन तीनों का सही समन्वय कविता के लिए जरूरी होता है। बहुत बार एक दृश्य खड़ा कर देना भी कैसे कविता बन जाता है, यह बात दूसरी कड़ी में दी गई कविताओं के उदाहरणों से एकदम साफ हो जाती है। इस दृष्टि से यह कड़ी न केवल कविता लिखने वालों के लिए बल्कि कविता के पाठकों के लिए भी बहुत उपयोगी बन पड़ी है। इससे समझ में आता है कि केवल कविता लिखने के लिए ही नहीं बल्कि कविता का पाठक होने के लिए भी एक दृष्टि का होना कितना अनिवार्य हो जाता है। बहुत बार काव्य दृष्टि के अभाव में एक अच्छी कविता भी हमें खालिश गद्य का टुकड़ा नजर आने लगता है। तुकांतता और छंदबद्धता में ही कविता ढूंढने वालों को यह कड़ी जरूर सुननी देखनी चाहिए। यह उनकी दृष्टि को बदलने वाली है। दूसरी कड़ी में कबीर की रचनाओं का पुनर्पाठ करते हुए उसे कविता की ताकत के संदर्भ से जोड़ना मुझे बहुत प्रीतिकर लगा। सचमुच एक बड़े कवि और उसकी कविता का यही अवदान होता है। तीसरी कड़ी की विषय वस्तु भी महत्वपूर्ण है, कविता और मानवीय संबंध। लेकिन इसमें मानवीय संबंधों की उस व्यापकता में चर्चा नहीं हो पाई जैसी अपेक्षा थी। मानवीय संबंधों के और भी पहलू होने चाहिए थे। यहाँ बचपन और लड़की के संदर्भ पर ही सारी कविताएं केंद्रित रह गई। मुझे यह भी लगा कि उदाहरणों की कुछ अधिकता हो गई, जिसके चलते कविताओं पर उस तरह से बात नहीं आ पाई जिस तरह से दूसरी कड़ी में आई है। कविताओं को और अधिक खोला जा सकता है। अशोक जी में वह क्षमता है जो पाठक या श्रोता को कविता के उत्स और उसकी लक्षणा और व्यंजना तक पहुंचा सकती है। यदि कुछ कविताओं पर ही ठहर कर बात की जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अशोक वाजपेयी जी अधिक से अधिक कविताओं को इस कड़ी में शामिल करना चाह रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारी कविताओं को सुनने का अच्छा मौका मिला। आगामी कड़ियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल रहा है। अर्पण कुमार जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। वह लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य और साहित्य के बड़े नामों से हमें परिचित कराते रहे हैं। उनके कृतित्व से, व्यक्तित्व से निसंदेह आपकी यह पहल अनुकरणीय भी है और सराहनीय भी है। धन्यवाद। जी शुक्रिया महेश जी।
मित्रों, अभी हम लोगों ने महेश चंद्र पुनेठा जी की प्रतिक्रिया सुनी और वह बात सही है कि मानवीय संबंधों का परिसर इतना बड़ा है कि उसे किसी एक कड़ी में समेटा नहीं जा सकता। इसलिए आज की जो यह चौथी कड़ी है, इसमें भी अशोक वाजपेयी जी उसी विस्तृत प्रदेश में हमें ले चलेंगे। मानवीय संबंधों की गर्माहट, उसकी उलझनें, उसकी समस्याएं, उसकी जटिलताएं, सब कुछ। घर, परिवार, पड़ोस, इन सब पर ऐसी कितनी सारी कविताएं हैं जिन पर चर्चा कई कड़ियों में हो सकती है। आज की इस कड़ी में भी अशोक वाजपेयी जी ऐसी कुछ एक कविताओं को लेकर अपनी बात रखेंगे। घर, घर एक ऐसी संकल्पना है मित्रों, जिसके साथ जो कहिए कि मानवीय संबंधों को लेकर एक बड़ी प्रयोगशाला है। मैं तो ऐसा देखता हूं। विनोद कुमार शुक्ल जहां यह मानते हैं और अपनी एक कविता में इस बहुत ही प्यारे रूपक को उठाते हैं कि तालाब जो है पानी की गठरी है। पानी को चारों तरफ से बांधी हुई गठरी है तालाब। तो घर भी ऐसी ही एक गठरी है जिसमें तमाम तरह के मानवीय संबंध पनप रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। कुछ अच्छी भी, कुछ बुरी भी। सब कुछ अच्छा है, यह कैसे संभव हो सकता है? कवि की नजर अच्छाई और बुराई दोनों पर जाती है, वास्तविकता और कल्पना दोनों पर जाती है। जो घर हमें सचमुच मिलते हैं रहने को या हम बनाते हैं वह, और कल्पना का घर, दोनों पर कवि अपने हिसाब से लिखते रहे हैं। हम देखते आए हैं कि एक एक अदद घर को पाने के लिए लोग अपना पूरा जीवन होम कर देते हैं। घर की हताशा, घर को पाने की हताशा भी उनके यहां दिखाई पड़ती है। हमारे कई ऐसे निजी अनुभव हैं, हमारे पूर्वजों के हैं। घर की चिंता में हम लोगों को घर से दूर जाते भी देखते हैं। उनमें से कुछ वापस अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं और कई आजीवन प्रवासी हो जाते हैं। प्रवासन एक ऐसा विषय है जिससे हमारा वैश्विक साहित्य अटा पड़ा है। वो एक बड़ा सच है। और घर के साथ घर को नष्ट करने की हिंसक प्रवृत्तियां भी हम देखते आए हैं। उससे कराहते लोगों को सुनते आए हैं। और तभी बशीर बद्र ने यह शेर कहा होगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। दंगे और दंगे में होती हिंसा की पृष्ठभूमि में रचित कुछ एक कविताएं आज हम लोग इस कड़ी में भी सुनेंगे। किसी भी संकल्पना, किसी भी विषय के साथ मनुष्यों का संबंध बड़ा उलझा हुआ होता है, क्योंकि उसमें हर तरह के अनुभव शामिल होते हैं। घर के साथ भी ऐसे कई जटिल अनुभव हम लोगों के हैं। घर के साथ हमारी बेचारगी भी जुड़ी हुई है। हम घर से बाहर निकलना चाहते हैं, खुले में सांस लेना चाहते हैं, अपने एकांत से बाहर आकर लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, मगर हमारी इस चाहत पर ग्रहण लग जाता है और फिर हम स्वयं को किसी चहार दीवारी में कैद कर लेते हैं। आसपास जब सुरक्षा की रोशनी हो, उसमें जीते हुए जब हम अपने घर में हैं, तब वह अलग अनुभव है। लेकिन आसपास जब हाहाकार मचा हुआ हो और हम अपने घर में रहने को मजबूर हो, तो उसके अलग अनुभव हैं। एक और शेर सुन लीजिए अलीम मसरूर जी का। वे कहते हैं, भीड़ के खौफ से फिर
घर की तरफ लौट आया। भीड़ के खौफ से फिर घर की तरफ लौट आया। घर से जब शहर में तन्हाई के डर से निकला। घर से जब शहर में तन्हाई के डर से निकला। भीड़ के खौफ से फिर घर की तरफ लौट आया। मॉब लिंचिंग पर और उसकी क्रूरता पर और उसके आगे किसी मनुष्य की बेबसी पर ऐसी कई रचनाएं हम लोग पढ़ते और सुनते आए हैं। तो मित्रों, बहुत कुछ इस घर पर कहा जा सकता है। घर, जीवन में घर कईयों को मिलते हैं, मगर शायद उन्हें घर का सुख नहीं मिल पाता है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। कोई इसलिए भी दुखी रहता है और आजीवन दुखी रहता है कि वह जिसके साथ घर को बसाना चाहता था, उसके साथ घर नहीं बसा सका, और जिसके साथ उसे रहना पड़ रहा है, वह उसकी इच्छा के विपरीत उसे नोचने खसोटने में लगा हुआ है। घर के साथ कई स्त्रियों के ऐसे अनुभव हैं। वैवाहिक बलात्कार जिसे हम कह देते हैं। कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने परिजनों द्वारा अपने ही घर में सताई गई हैं, और उनमें से कई तो ऐसे केस बन जाते हैं कि उनका अवचेतन कुछ ऐसा हो जाता है कि वे अपने मनचाहे प्रेमी या पति के साथ बेहद निजी पलों के सुखद क्षणों में भी उन स्मृतियों को भूल नहीं पाते। तो घर के साथ ऐसी त्रासदी भी जुड़ी हुई है। घर के साथ घर को, जीवन को छोड़ देने की जो एक छोड़ देने की जो बेबसी है, जो डर है, जो आशंका है, जो उम्र जनित भी है, जो बीमारी जनित है, वह भी हम देखते हैं। कुंवर नारायण जी की जो कविता है कि घर रहेंगे, हम ही उनमें रह ना पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे, अनर्गल जिंदगी ढोते किसी दिन हम, एक आशय तक पहुंच सहसा बहुत थक जाएंगे, मृत्यु होगी खड़ी सम्मुख राह रोके, हम जगेंगे यह विविधता स्वप्न खोके, और चलते भीड़ में कंधे रगड़ कर हम अचानक जा रहे होंगे कहीं सदियों अलग होके। तो ऐसी कई बातें हैं जो कही जा सकती हैं। आज हम लोग इस चौथी कड़ी में घर को लेकर, मानवीय संबंधों को लेकर, आस पड़ोस को लेकर कुछ विस्तार से अपने कवि, अपने आलोचक अशोक वाजपेयी जी को सुनते हैं। आइए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। जी अशोक जी, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। कविता का पक्ष में हमने पिछले सत्र में कविता और मानवीय संबंध पर बात की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मानवीय संबंधों का परिसर कविता में बहुत विस्तृत है और उसमें कई बारीकियां हैं, कई तरह की जटिलताएं भी हैं, और उसका एक पक्ष ये है कि मानवीय संबंधों का एक बड़ा हिस्सा घर, परिवार और पड़ोस होता है। हमारा सच्चाई से, दूसरों से, समाज और समय से, तथाकथित वस्तु जगत से संपर्क, संबंध, संवाद घर, परिवार, पड़ोस से ही शुरू होता है। हम जानना समझना इन्हीं, ये भी कहा जा सकता है कि जैसे मनुष्य की मातृभूमि भूगोल में कोई देश होता है, वैसा ही कविता की मातृभूमि
कवि का घर परिवार पड़ोस होता है, वहीं से वह उस बड़ी मातृभूमि में प्रवेश कर पाती है जो फिर भाषा होती है। अब अगर घर को लें, घर शायद हिंदी कविता में पहली बार कबीर के यहाँ आया। सब जानते जो घर फूट गया अपना चले हमारे साथ, एक लखपूत सवा लख नाती, तिह रावण घर दिया न बाती। ये अहंकार के विनाश के बाद क्या हालत होती है घर की, इस पर उक्ति है। कबीर ने यह भी कहा है कि संतो घर में झगड़ा भारी, काया कोट में अपर न रहना कागज का घर कीन्हा। कभी कहत कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। घर राखे घर उबरे, घर राखे घर जाए। तो घर एक तरह की का केंद्रीय रूपक कविता में बनता आया है। अगर केंद्रीय नहीं भी तो एक महत्वपूर्ण रूपक बनता आया। अब अगर हमारा समय देखें तो जब तब किसी प्राकृतिक विपदा से या बुल या ध्वस्त कर दिए जाते हैं या और तभी खबर बनते हैं। लेकिन कविता में घर ऐसी खबर है जो कभी बासी नहीं पड़ती। आपको याद होगा कि कबीर के बाद अगर हम एक छलांग लगा के गालिब पर आ जाएं तो वहां भी घर है, लेकिन वो ऐसा घर है जो अब ध्वस्त हो चुका है। कबीर तो कह रहे थे कि जो घर फूके आपना, यानी घर था पर उसे फूकना जरूरी था। लेकिन गालिब के यहाँ तो घर फूका जा चुका है। उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं घर में बाहर आई है। या कि मेरे पते से खल्क को क्यों तेरा घर मिले, या कि मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श के उधर होता काश के मकान अपना। या कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। तो गालिब के यहाँ आते आते घर, वीरानी, बियाबान, बर्बादी, ये सब उससे जुड़ जाते हैं। और कई बार हम घर की कल्पना करते हैं ऐसे जैसे कि वो सब जो हमें नहीं मिला किसी घर में शायद कभी मिल जाएगा। तो घर की के इतने रूप, इतनी छवियां, ऐसी मार्मिकता, ऐसी सहज निपट मानवीयता है, वो और कहीं नहीं मिलती। और ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था एक बार कि कला का लक्ष्य सिर्फ सच नहीं, जटिल सौंदर्य है। तो ये जो जटिल सुंदरता है, ये जटिल सौंदर्य है, इसको अगर हम सिर्फ घर के माध्यम से ही देखें तो भी लगता है कि बहुत है। अज्ञे ने ऐसे घर की कल्पना की है, घर
मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? तो शमशेर ने एक कविता लिखी है, आप जानते होंगे, ओ मेरे घर। ओ मेरे घर, ओ हे मेरी पृथ्वी, सांस के एवज तूने क्या दिया मुझे, ओ मेरी माँ। तूने युद्ध ही मुझे दिया, प्रेम ही मुझे दिया, क्रूरतम कटुतम, और क्या दिया मुझे भगवान दिए कई कई, मुझसे भी निरीह और अद्भुत शक्तिशाली मकानी की प्रतिमाएं। ऐसी मुझे जिंदगी दी, ओ आंखें दी जो गीली मिट्टी का बुदबुद सी है, और तारे दिए मुझे अनगिनती सांसों की तरह, अनगिनती इकाइयों में मुझसे लगातार दूर जाते मौत की व्यर्थ प्रतीक्षाओं से, और दी मुझे एक लंबे नाटक की हंसी, फैली हुई दर्शकशाला के इस छोर से उस छोर तक लहराती कटु क्रूर। फिर मुझे जागना दिया, ये कहकर कि लो और सो, और वही तलवारें अंधेरे की अंतिम लोरियों के बजाय इंसान के अखौटे में डालकर मुझे सब कुछ तो दे दिया, जब मुझे मेरे कवि का बीज दिया कटु तिक्त। फिर एक ही जन्म में और क्या क्या चाहिए। तो घर अंधेरे भी देता है, और लोरियों के बजाय अंधेरे की तलवारें भी घर में होती हैं। त्रिलोचन घर के बारे में एक दूसरी राह पर चलते हैं। जब जब बाहर से आया, तब तब मेरा घर अपने अपनेपन से अधिकाधिक अपनाता मुझे मिला। आवाजों से ही जान बचाता किसी तरह घर आता हूँ, इसमें अपने स्वर सुनता हूँ, गुनता हूँ, बार बार भी सुनकर तृप्ति नहीं पाता। अपने मन को समझाता हूँ, जीवन भी बंदी स्वर है, स्वर का नाता कहाँ छोड़ पाता है जीवन जग में जग कर। अब यहाँ जो घर है वो एक आश्वस्ति, संभावना की जगह है। वचन की एक दूसरी कविता है, अपना ही घर। महल खड़ा करने की इच्छा है शब्दों का, जिसमें सब रह सके रम सके, लेकिन सांचा ईंट बनाने का मिला नहीं है। अब्दों का समय लग गया, केवल काम चलाऊ ढांचा किसी तरह तैयार किया है। सबकी बोली ठोली लाग लपेट टेक भाषा मुहावरा भाव आचरण इंगित विशेषता फिर भोली फूली इच्छाएं इतिहास विश्व का बिखरा हुआ रूप सौंदर्य भूमिका। स्वर की धारा विविध तरंग भंग भरती लहराती गाती चिल्लाती इठलाती, फिर मनुष्य आवारा गृही असभ्य सभ्य शहराती या देहाती। सबके लिए निमंत्रण है, अपना जन जाने और पधारें इसको अपना ही घर माने। तो ये कवि का, और देखा जाए तो कविता का ही एक काम है कि वो नियुक्ति है सबको कि वो आए और इस जगह को अपना ही घर माने। त्रिलोचन जी की एक और कविता है, हम जिस घर में पड़े हुए हैं उसमें खिड़की एक नहीं है, जिससे हवा रोशनी आए बाहर की
संतों से होकर छाया छाए दीवारों पर अपनी उन्मुखता में छिड़की हुई प्रकाश तरंगों से आपस की झिड़की खींच दूरी है। इसमें कोई पाए कैसे पथ विकास का आने को आ जाए, भय ही भय देखे जैसे उड़ जाए पिड़की। यहाँ बाप दातों को नहीं हमें रहना है, हमको अपनी आंखों देख रेख करनी है अपनी अपनों की। अब तो इतिहास पुराना संग्रहालयों की शोभा है, सच कहना है इस जीवन का। घर की नई नींव धरनी है, धारण करना है नवीन मानव का बाना। तो ये इसरार, ये जो घर है इसमें कोई और नहीं रहेगा, हम ही को रहना है। और इसलिए हमें अपने को बहुत ढंग से इसके लिए तैयार करना, परिवर्तित करना होगा। आप हमारे मित्र कमलेश, उनके कविता संग्रह का शीर्षक ही है खुले में आवास। एक कविता है आवास। देखी ठीक लगी थोड़ी सी भूमि घेर ली, वन से शाखाएं काटी ले आए, भूमि में खंभे गाड़ दिए, फूस का तान दिया चंदोबा। देखा ठीक लगा बन गया आवास, वायु के झोंके आए बैठे रहे आवास में। बरखा फुहार आई मन भर भीगे भींगते आवास में। भीगती गौरैया आई फुर फुर भागी देख मुझे आकाश में। मन आया यात्री सा बस गया चंदोबे के नीचे सुहृद आवास में। तो मनुष्य लगातार घर बनाता रहता है, घर खोजता रहता है, घर से बाहर किया जाता रहता है। भीतर में बाहर में कर दिया गया हूं, भीतर में भर दिया गया हूं, याद करें। तो ये जो कहीं बसने की, कहीं एक ठौर पाने की जो बुनियादी मानवीय इच्छा है, घर उसका एक बहुत रोचक रूपक है। और ये कविता में ही संभव है। कविता ही घर जैसी अपेक्षाकृत बेहद घरेलू सी चीज को लक्षित करती है। घर खबर नहीं बनता, जब तभी बनता है जब सैकड़ों घर ढहा दें किसी बाढ़ में, या कि किसी का घर ढहा दिया जाए बुलडोजर से। वैसे नहीं बनता, घर खबर नहीं बनता, लेकिन कविता के लिए वो खबर है और खबर बना रहता है। ध्रुव शुक्ल की कविता है और इसमें घर का एक दूसरा, एक पत्नी है जो बच्चों में इतना रमी हुई है कि वो बाहर, घर से बाहर कहीं और जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। फिर बाहर निकलूंगी अपने आप से। हुई श्यामला की दो प्यारी बेटियां कर्नाटक पढ़ने को, और दूरवा रहती है उसके साथ। बेटा प्रियवत पढ़ता देहरादून में। रोज बात करती है उनसे फोन पर जो पढ़ने चले गए और घर से दूर हैं। करती उनकी याद और फिर भूलती घर के इतने काम जो करना है उसे। घर के लिए बनी है जैसे श्यामला, घर ही उसका देश और संसार है। कहती है पहले मैं बच्चों को गढ़ लूं, फिर बाहर निकलूंगी अपने आप से। तो घर के जो अलग अलग बिंब हैं, उनकी क्या व्याप्ति है, ये भी आप उम्मीद है कि देख रहे होंगे। और उससे ये भी आप पर जाहिर हो रहा होगा कि कविता का ये पक्ष
आपको भूलना नहीं चाहिए कि वो उन चीजों की तरफ आपको ले जाती है, उन छवियों और अनुभवों की तरफ जो आप अपनी रोजमर्रा की भागम भाग जिंदगी में अलक्षित करते हैं। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अलक्षित को लक्षित के अहाते में लाना कविता का एक जरूरी काम है। और हमारा आसपास का जो जीवन है, जिसमें हम रहते हैं, खटते हैं, उसी में अंतः मरते हैं, उस जीवन का बहुत सारा हिस्सा कभी कविता में आता ही नहीं। अब आप देखें कि विनोद कुमार शुक्ल, जिनका भी हाल ही में जन्मदिन मनाया गया, उनकी प्रसिद्ध कविता है दूर से अपना घर देखना चाहिए। दूर से अपना घर देखना चाहिए, मजबूरी में न लौट सकने वाली दूरी से अपना घर। कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में सात समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलट कर देखना चाहिए, दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद, पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की होगी। धर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता। पृथ्वी में कोई भूखा घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटना जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी देर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूं, जैसे पृथ्वी की तरफ। विनोद जी के यहां घर और पृथ्वी एकमेक हो जाते हैं। दूर से देखेंगे तो पृथ्वी में घर नजर आएगा और पृथ्वी और घर एकमेक हो जाएंगे। और सारी चिंताएं जो घर की चिंताएं हैं, व्यापक होकर, अधिक मानवीय होकर, अधिक मार्मिक होकर सारी पृथ्वी की चिंता हो जाएगी। तब आपको सिर्फ अपने घर की चिंता नहीं सताएगी, अपनी पृथ्वी की चिंता भी सताएगी। हमारी एक विडंबना इस समय है कि हम घर की चिंता तो करते हैं, लेकिन अक्सर पृथ्वी की चिंता नहीं करते हैं, और पृथ्वी को हम रोज बरोज अपने आचरण से, अपनी योजनाओं से, अपने घायल, क्षत विक्षत कर रहे हैं। एक तरह से विनोद जी की कविता इसका प्रतिकार करती है और आपको याद दिलाती है कि पृथ्वी और घर दोनों एक ही हैं। जो घर में रहता है वो पृथ्वी में भी रहता है। अब वीरेंद्र डंगवाल की कविता का अंश, अपना घर। आखिरकार मुझे घर मैसर हुआ, बारिश की झड़ी को बटकर मैंने रस्से बनाए, छाजन बनाया ताड़ के मजबूत पत्तों का, एहतियात के लिए ऊपर से आकाश की नीली पॉलीथीन की चादर भी तान दी। फर्श के लिए कई दिनों तक मैं चोरी से काटता रहा चांदनी के चौकोर टुकड़े। दीवारें पोतने के लिए लाया मैं दोस्तों और देवताओं से रंग। यूं मुझे एक घर मैसर हुआ अधेड़ उम्र में। मेरे घर में एक कोना पिता का है जो काफी उम्र दराज है। मैं अपराधियों की तरह सोचता हूँ, एक में हम दोनों जन, एक में बच्चे और किताबें, एक मेहमान का है जिसे अक्सर मैं ही लेटने बैठने, खाने और चोरी से सिगरेट वगैरह पीने के काम लाता हूँ। और फिर आगे, तो घर में रहने का मतलब अकेले रहना नहीं है। अक्सर
वो चीज़ों के साथ रहना है, वो संबंधों के साथ रहना है, वो अपने माता-पिता, बच्चों के साथ रहना है। तो एक संग साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है घर के साथ। ऐसे मढ़िया और गुफाएँ होती हैं जहाँ ऋषि और संत अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले ही रहते हैं। पर हम जिस घर की कल्पना कर रहे हैं, जिस घर की सच्चाई का कविता में सामना कर रहे हैं, वो घर तो संग साथ का घर है। वो अकेलों का घर भी कभी-कभी हो जाता होगा, लेकिन उसकी प्रकृति तो संग साथ की है। गीत चतुर्वेदी ने अपने बचपन को याद किया है, लेकिन वो एक घर के इर्द-गिर्द जैसा है। उस साल मैंने होली नहीं खेली, क्योंकि घर के बड़े खेलते भी नहीं थे, सो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने परिवार के इतिहास के बारे में सोचने लगा। अपने माँ-पिता के साथ किसी सिनेमा हॉल में फ़िल्म नहीं देखी मैंने। कभी हम किसी मेले में घूमने नहीं गए। हमने गोल्ड स्पॉट पीने की ज़िद एक ही बार की थी और फिर अपनी ज़िदों को हम हीरा घाट के नाले में डुबो आए। टीवी हमारे यहाँ बहुत देर से आई और भला हो हमारे मकान की बनावट का भलमानस पड़ोसियों का कि वे तेज आवाज में बजाया करते थे अपने टेप रिकॉर्डर। इस तरह उन्होंने संगीत का हमारा शौक पूरा किया। हमारे लिए संगीत हमेशा दूसरों के घरों में रहा। तो घर और अपनापन और दूसरापन, इनका एक संबंध कविता जोड़कर आपको दिखा सकती है, क्योंकि हमारे घर हमेशा सुरक्षित नहीं है और दूसरी तरफ उसमें बहुत सारी घुसपैठ दूसरों की भी है। दूसरे भी ताक झांक करते हैं, मदद भी करते हैं और वक्त आने पर कंधा भी देते हैं। लेकिन जब तक हम उस घर में हैं, तब तक ये दूसरे भी किसी न किसी तरह से उस घर में हैं या उसके इर्द गिर्द हैं और ये एहसास कविता आपको कराती है। यानी आप देखें कि इन कविताओं में एक घर की कल्पना, वो घर कैसा हो सकता है, वो प्रकाश का हो सकता है, उसमें अंधकार हो सकता है, उसमें अंधकार की तलवार हो सकती है और उसमें पूरा पड़ोसी हो सकते हैं उसके आसपास और इतना हम घिरे हुए, यानी घर से एक रिश्ता घिराव का भी है। घर में होने का मतलब सिर्फ घर से नहीं, बल्कि सच्चाई के बहुत सारी दूसरी सिमतों से घिरा रहना भी है। अब हमारे समय में घर लूटे जाते रहे हैं, दंगे फसाद में और दूसरे किस्म की लड़ाइयों में, झगड़ों में। ध्रुव शुक्ल की फिर एक कविता है, किसने खाली घर लूटे। ये कैसा प्रेम कि सब रूठे हैं, सब सच्चे हैं, सब झूठे हैं, बाहर बाहर जुड़े हुए हैं, भीतर भीतर सब टूटे हैं, इतना दुख छाती कूटे हैं, बंधे हुए हैं जिनसे अब तक जैसे के तैसे खूंटे हैं, आगा पीछा फिर किससे पीछे छूटे हैं, कोई न जाने इस दुनिया में किसके भाग कहाँ फूटे हैं, भरे हुए घर लुटते रहते, किसने खाली घर लूटे। तो कविता आपको घर की मानवीय सच्चाई तो बताती है,
लेकिन आपको उसकी मार्मिकता, उसकी मानवीयता के साथ साथ उसके नाजुकपन, उसकी वेद्यता, उसके कभी भी ढहा जाने की एक तरह से नियति, ये सब भी आपके ध्यान में लाती है। देखिए, रमेश दत्त दुबे की कविता है घर। प्लेग में घर छोड़कर भागते हैं लोग, महामारी खत्म होने के बाद लौट आते हैं घर। काली अंधेरी रातों में गूंजती पदचाप लौटती है घर। फरार अपराधी भी लौटता है घर। भूकंप में गिरे हुए मकान फिर बन सकते हैं, फिर बनते हैं, लौट सके घर। जो घर कभी नहीं लौट सके, उनके सपनों में झांको, उन्होंने छोड़ा ही नहीं कभी घर। तो मित्रों, कविता में घर के इतने बिंब, इतने रूप, इतने सपने, इतनी सच्चाइयां, इतनी मार्मिकता, इतनी क्रूरता, इतना संग साथ, इतना दूसरापन, इतनी घुसपैठ, इतना घेराव, ये सब घर के बहाने आया है। और कविता में ही ये संभव है कि हम घर में रह सकें, घर के बाहर आकर घर को देख सकें और अपने पड़ोसियों, अपने पूरा पड़ोस को भी देख सकें और दुनिया को देखने की, समझने की शुरुआत कर सकें। कविता यही कर सकती है कि आपको इस बीहड़ और लगभग अबूझ दुनिया में पहले घर में जगह दे और फिर आपको जानने, समझने, महसूस करने और हिस्सा लेने की ओर प्रवृत्त करे। कविता का ये भी एक जरूरी पक्ष है। जी जी, शुक्रिया अशोक वाजपेयी जी। मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह कविता का पक्ष की इन विभिन्न कड़ियों में अशोक वाजपेयी जी कुछ एक संकल्पनाओं, कुछ एक जो तत्व हैं, उनको लेकर कैसे एक बड़ा वितान रास्ते चले जा रहे हैं। आज की इस कड़ी में भी हम लोगों ने कबीर, गालिब, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, कमलेश, विनोद कुमार शुक्ल, बीरेन डंगवाल, गीत चतुर्वेदी आदि कवियों की कविताओं को सुना और एक विस्तृत मानवीय संबंध परिसर और उसका एक बेहद महत्वपूर्ण रूपक घर को लेकर अशोक वाजपेयी जी के विचारों को जाना। कैसे जो उससे जुड़े अलग अलग अनुभव हैं कवियों के, हमारे, उन सबको जाना। खबरों में, अखबारों में घरों की खबरें कैसे आती हैं, यह भी हम जानते हैं। जब जला दी जाती हैं या बाढ़ में या महामारी में लोग घर को छोड़कर भागते हैं। अशोक जी कहते हैं कि कविता में घर ऐसी खबर है जो कभी बासी नहीं होती। निश्चय ही इस तरह के वक्तव्य जो हमें विचार करने के लिए उकसाने वाले वक्तव्य हैं, ये बीज वक्तव्य इसलिए भी हैं कि इन्हें सुनते हुए हम कुछ और रास्ते चलते हैं। कभी कोई प्रतिक्रिया आ जाती है, कभी कुछ और विचार आ जाते हैं, कभी कविता आ जाती है। यही ताकत है
क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़े ही सघन वक्तव्य हैं। तो ऐसे वक्तव्य कभी बासी नहीं होते, अप्रासंगिक नहीं होते। हम जितनी बार सुनते हैं उतना कम लगता है। हम जहां कहीं होते हैं और जितनी संख्या में होते हैं, मुट्ठी भर ही सही, इस तरह के विचार ठौर पर हम एकत्रित होते रहते हैं, एकत्रित होते रहना चाहते हैं। आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ये इस बात की पुष्टि करते हैं। और मित्रों, आज की कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। मगर चलते चलते, चूंकि घर पर हमने इतनी सारी कविताएं सुनी, एक और कविता सुनते चलते हैं। बहुत ही प्यारी कविता, बद्री नारायण की कविता है वो। और किस तरह से कविता कमजोर के पक्ष में, निरीह जन के पक्ष में खड़ी होती है, या खड़ी होना चाहती है, इसका एक उदाहरण है यह कविता। और इसका संयोग कि इसका शीर्षक भी घर ही है। तो बद्री नारायण जी की यह कविता सुनते हैं। बहुत ही मासूमियत से भरी हुई कविता। कविता का मतलब मासूमियत ही होता है। वे लिखते हैं, जहां बिल्ली को खदेड़ता दिख जाएगा खरगोश, जहां बिल्ली को खदेड़ता दिख जाएगा खरगोश, वहीं अपना घर बनाऊंगा। वहीं शीत बसंत लाऊंगा, वहीं लगाऊंगा सेब, नारंगी, संतरा। वहां वहां कामधेनु पोसूंगा, वहां कामधेनु पोसूंगा। वहीं कवियों बुलाऊंगा तुम्हें, वहीं कवियों बुलाऊंगा तुम्हें, और काव्य पाठ कराऊंगा। जहां बिल्ली भागती होगी और पीछे से खदेड़ता होगा खरगोश, जहां बिल्ली भागती होगी और पीछे से खदेड़ता होगा खरगोश। तो बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, हमसे जुड़ने के लिए। अपनी प्रतिक्रियाएं दें और हम उन्हें इसी तरह शामिल करते रहेंगे। हमें खुशी होती है। आदान प्रदान यूं ही चलता रहे। धन्यवाद पुनः, शुक्रिया।